हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेन पॉइंट स्टडी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 5 क्लास 10 का हिस्ट्री का, जिसका नाम है प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। आपकी बुक में चैप्टर अलग नंबर हो सकता है इसका, बट टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सेम है। चैप्टर के नाम को नोटिस करो। ओके, तो आज हम करने वाले हैं इसका पार्ट सेकंड। फर्स्ट पार्ट पहले अपलोड कर चुका हूँ, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वो जरूर देख कर आना, क्योंकि चैप्टर स्टोरी में है, बहुत ही ईजी और स्टोरी में है। तो अब पहले फर्स्ट पार्ट जाकर देख कर आना, अगर देखा हुआ भी है तो दोबारा जाकर देख कर आओ, ठीक है। चीज़ें अच्छे से रिकैप हो जाएगी। और बाकी सब प्लेलिस्ट का लिंक मैं हिस्ट्री की, जियो की, ठीक है, इकोनॉमिक्स की और सिविक्स की प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों में। एंड हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए भी हिंदी में नोट्स हैं, ठीक है, तो वहाँ पर जाकर आप देख सकते हो। चलो यार, पार्ट शुरू करते हैं, ठीक है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं रीडिंग मेनिया। लास्ट पार्ट में हम पूरा का पूरा पढ़ चुके थे कि सबसे पहले चाइना में बुक आई, उसके बाद जापान में गई, फिर यूरोप में कैसे गई, पढ़ने का जुनून कैसे स्टार्ट हुआ लोगों में। और साथ में हम ये भी जान चुके थे कि बहुत सारे लोगों ने पाबंदियां भी लगाई, जैसे चर्च ने और मोनार्की ने कुछ बुक्स पे पाबंदियां लगाई। एक इंडेक्स बनाए जाने लगा प्रोहिबिटेड बुक्स का 1558 में। तो आज हम पढ़ेंगे द रीडिंग मेनिया, ठीक है, पढ़ने का जुनून। हिंदी में इस टॉपिक को आप बोल सकते हो पढ़ने का जुनून। अभी हुआ क्या, 17 और 18 सेंचुरी में ना बहुत सारे जो लिटरेसी रेट था ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था, पढ़े लिखे लोगों की जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। कैसे, स्कूल जो थे वो चर्च वगैरह ने स्कूल खोले, और ऐसा नहीं है कि वो स्कूल सिर्फ नोबल के लिए थे, महंगी बातचीत वाले लोगों के लिए थे, नहीं, वो पीजेंट के लिए, जो गरीब पीजेंट थे, और साथ में वर्किंग क्लास के लिए भी थे। अच्छा, ये वाला पेज थोड़ा सा ज़्यादा, ये मेन पॉइंट स्टडी ज़्यादा डार्क दिख रहा होगा, आई एम रियली सॉरी, बाकी पेजेस में ऐसा नहीं है, ठीक है। तो आई होप कि आपको वैसे समझ आ रहा हो, ठीक है। तो स्कूल वगैरह खोले चर्च ने, जिसकी वजह से जो क्या था, गरीब लोग थे, जो पीजेंट वगैरह थे और वर्किंग क्लास थे, वो पढ़ने लगे। और उसकी वजह से 18 सेंचुरी के अंदर जो लिटरेसी रेट था ना यूरोप का, वो 60 से 80% तक बढ़ गया, यानी बहुत ज़्यादा बढ़ गया, बहुत अच्छी बात है। और साथ ही में क्या हुआ, अब जो बुक सेलर थे उन्होंने क्या किया, बहुत ज़्यादा बुक छापना स्टार्ट किया और न्यू ऑडियंस को टारगेट करना स्टार्ट किया, जो अभी अभी पढ़ लिख गई है, जिन्होंने थोड़ी बहुत पढ़ाई लिखाई करी है ना, जो जिनके लिए स्कूल खोला गया और थोड़ी नॉलेज आ गई है उनको। बुक सेलर ने भी क्या किया, एम्प्लॉय करना स्टार्ट किया एक बंदे को, जो क्या करता था, बुक को सेल करता था विलेज टू विलेज जाकर, जैसे पैडलर नहीं होता, एक जगह से दूसरी जगह जाकर साइकिलों पे वो बेचता करता था, ठीक है। इंग्लैंड के अंदर पेनी चैप बुक होती थी, ठीक है, पेनी चैप बुक नाम से ही पता चल रहा है, क्योंकि वो पेनी की आती थी, एक पेनी की आती थी, ठीक है, बहुत सस्ती होती थी। कैरेड बाय अ पेटी पैडलर, जिसको हम चैपमैन कहते थे। एक चैपमैन होता था, जो पैडलर ही होता था, जो एक विलेज से दूसरी जगह विलेज में ले जाता था। तो इंग्लैंड में उस बंदे को चैपमैन कहते थे, ठीक है, एक पेनी में वो बुक बेचता था। फ्रांस के अंदर एक बिब्लोथिक ब्लू, अभी है ना बिब्लो नहीं, मैंने बिलो लिख दिया है, बट ये बी आई का, BIB, बिब्लोथिक ब्लू होती थी। वो भी एक लो प्राइस की बुक हुआ करती थी, स्मॉल बुक हुआ करती थी, प्रिंटिंग क्वालिटी इसकी बहुत लो थी, ठीक है, बट ये बहुत चीप थी, ठीक है। ब्लू कवर के साथ बेचा जाता था इसको, इसलिए इसका नाम बिब्लोथिक ब्लू पड़ गया, ठीक है। और न्यूज़पेपर वगैरह, जर्नल्स वगैरह भी थे, जो वॉर और ट्रेड की इन्फॉर्मेशन कैरी करके रखते थे, ठीक है। और साथ में अब क्या था, बहुत जो बड़े बड़े साइंटिस्ट थे, जैसे आइजैक न्यूटन्स हो गए, थॉमस पेन हो गए, ठीक है, और भी थे, जैसे वोल्टेयर हो गए और वो रोजी हो गए, उन्होंने अपनी अपनी बुक को या अपनी अपनी इन्वेंशन को, अपनी अपनी फ़िलॉसफी को लिखना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो अब वो भी, उनकी जो भी फ़िलॉसफी वगैरह थी, वो जो भी लिखते थे, वो अब कॉमन लोगों के लिए भी अवेलेबल था, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी बात थी। तो यही था, पढ़ने का जुनून लोगों में बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था, ठीक है। तो यही है रीडिंग मेनिया में। अब हुआ क्या, नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम है ट्रेम्बल देयरफॉर टेरेंट्स ऑफ द वर्ल्ड, यही है आपकी बुक में नाम। अब तो सबसे पहले देखो हुआ क्या, जो लिटरेट पॉपुलेशन थी ना, जो पढ़ी लिखी पॉपुलेशन थी, अब वो क्रूअल किंग या क्रूअल रूलर, जिसको टेरनी कहा जाता था, और डेस्पोटिज्म के खिलाफ बोलने लगी। अब उन्होंने बोलने लगी, अब वो पढ़ लिख गए थे ना, अब उनको समझ आने लगा कि यार राजा बहुत ख़राब है हमारा, ऐसे कैसे कर सकता है वो, ये सारी की सारी चीज़ें जब पढ़ लिख गए तो उनमें थोड़ी नॉलेज आ गई, उनको पता चला कि यार राजा जो कर रहा है ना वो गलत है, अत्याचार कर रहा है हमारे पे। तो एक लाइन थी, ट्रेम्बल देयरफॉर टेरेंट्स ऑफ द वर्ल्ड, ट्रेम्बल बिफोर द वर्चुअल राइटर। ये लाइन जो थी, ये बोली थी लुई सेबेस्टियन मर्सियर ने, ये याद रखना। इसका मतलब है कि द प्रिंटिंग प्रेस इज द मोस्ट पावरफुल इंजन ऑफ द प्रोग्रेस, यानी जो प्रिंटिंग प्रेस है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल इंजन है प्रोग्रेस का। एंड पब्लिक ओपिनियन इज द फोर्स दैट विल स्वीप द डेस्पोटिज्म अवे। और पब्लिक ओपिनियन जो धीरे धीरे पढ़ाई की वजह से, प्रिंटिंग प्रेस की वजह से, बुक्स की वजह से जो पब्लिक ओपिनियन लोगों में आ रहा है, ठीक है, वो एक दिन क्या करेगा, डेस्पोटिज्म को, यानी राजा रानी वाले सिस्टम को उखाड़ के फेंक देगा, ठीक है।
एंड द क्रूअल रूलर विल केम टू एन एंड, और जो क्रूअल रूलर है, जो खराब रूलर है, उसको जाना पड़ेगा। व्हेन द राइटर विल रेज अगेंस्ट देम, जब राइटर उनके अगेंस्ट लिखना शुरू कर देंगे। तो यही था कि जो लिटरेट लोग थी, मतलब टॉपिक जो आपका अगला था जो मैंने बताया, ट्रेम्बल देयरफॉर टेरेंट्स ऑफ द वर्ल्ड, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। और इसमें ये बताया गया जब लिटरेट लोग हो गए तो उन्होंने ट्रैनी और डेस्पोटिज्म के खिलाफ बोलना स्टार्ट कर दिया। लुई सेबेस्टियन ने लाइन बोली जिसका मतलब था कि जब पावरफुल इंजन है प्रिंटिंग प्रेस, और एक दिन जब वो पब्लिक ओपिनियन अच्छे से डेवलप हो जाएगा तो डेस्पोटिज्म को जाना पड़ेगा यहाँ से। जो क्रूअल रूलर है उसका एंड हो जाएगा जब राइटर उसके बारे में लिखना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका टॉपिक है प्रिंट कल्चर एंड द फ्रेंच रेवोल्यूशन, के प्रिंट कल्चर में, जो फ्रेंच रेवोल्यूशन में प्रिंट कल्चर का क्या रोल था। ये डायरेक्ट मैंने आंसर की फॉर्म में लिखा हुआ है, छोटा सा टॉपिक है और इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं बता दूं आपकी एनसीईआरटी के अंदर भी बैक क्वेश्चंस में भी ये वाला क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, कि कैसे प्रिंट कल्चर ने जो फ्रेंच रेवोल्यूशन में रोल निभाया अपना। तो कैसे जो प्रिंट कल्चर ने रेवोल्यूशन में कल्चर ने फ्रेंच रेवोल्यूशन में कैसे रोल निभाया, वो 3 पॉइंट है उसके। देखो, फर्स्ट पॉइंट है कि प्रिंट पॉपुलराइज द आइडिया ऑफ एनलाइटमेंट थिंकर। अब क्या था कि बहुत सारे जो थिंकर थे, जैसे जॉन लॉकी हो गया, ठीक है नाम है उसका जॉन लॉकी, रोजी हो गया, ठीक है, ये बहुत बड़े फ्रेंच के मतलब अपने फिलोसफर थे। उन्होंने ना अपनी बुक के अंदर बहुत सारी चीज़ें लिखना स्टार्ट किया कि डेस्पोटिज्म ख़राब है, राजा ये हमारा ख़राब है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और जैसे जैसे उनका आइडिया लोगों में जाने लगा ना, और वो कैसे गया, बुक की वजह से ही तो गया। उन्होंने बुक में लिखते थे वो, और वो बुक बिकती थी और लोग उनको पढ़ते थे, तो इसकी वजह से माना जाता है फ्रेंच रेवोल्यूशन आया। सेकंड पॉइंट है, इट क्रिएट अ न्यू कल्चर ऑफ डायलॉग एंड डिबेट। अब है ना, जैसी बुक वगैरह आने लगी वहाँ पर, तो लोग है ना बात करने लगे, उन टॉपिक के बारे में बात करने लगे कि राजा हमारा ख़राब है, पॉइंट रखने लगे अपने कि एक बहुत राजा ख़राब है, ऐसा नहीं होना चाहिए, सवाल उठाने लगे इस पर। तो इससे भी लोगों में क्या भावना जागी कि हाँ यार राजा ख़राब है। जब एक बंदा दूसरे बंदे से डिबेट करता था और पता चलता था, डिबेट में ये सारी की सारी चीज़ें बात करी जाती थी कि राजा कितना ख़राब है और कितना ख़राब नहीं है, तो लोगों को पता चलने लगा कि हाँ यार राजा ख़राब है और डेस्पोटिज्म को जाना चाहिए, और उन्होंने फ्रेंच रेवोल्यूशन किया। तो पहला समझ आ गया कि जैसे जैसे फिलोसफर का थॉट बुक की मदद से दूसरे में जाने लगा, लोगों तक पहुंचने लगा, और वो क्वेश्चन पूछने, वो अपनी फिलॉसफी में क्वेश्चन पूछते थे, अभी बुक वगैरह में क्वेश्चन पूछते थे कि क्या ये सही है कि सबसे टैक्स नहीं लिया जाता, सिर्फ एक कैटेगरी से टैक्स लिया जाता है, एक स्टेट से टैक्स लिया जाता है। तो ऐसे ऐसे सवाल उठने लगे, ठीक है, जिसकी वजह से मतलब थिंकर के जो आइडियाज़ थे, जिनकी वजह से फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ। सेकंड पॉइंट माना जाता है कि जो न्यू कल्चर आया डायलॉग एंड डिबेट का, उसने भी एक बहस छेड़ दी कि राजा कितनी गलतियां कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट था, बाय 70s 80s लिटरेचर मॉक्ड द रॉयल्टी एंड क्रिटिसाइज द मोरालिटी वर इन द लार्ज नंबर। और तीसरा क्या हुआ कि बहुत सारी बुक के अंदर, लिटरेचर के अंदर 70s 80s के टाइम बहुत सारे लोगों ने क्रिटिसाइज़ करना स्टार्ट कर दिया रॉयल्टी को, राजा वगैरह को, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करना स्टार्ट कर दिया लार्ज नंबर में, जिसकी वजह से माना जाता है कि लोगों को अब पता चलने लगा था कि राजा बहुत ख़राब है और उन्होंने फ्रेंच रेवोल्यूशन किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, मैं बता दूं आपको पहले ही कि फ्रेंच रेवोल्यूशन में प्रिंट कल्चर का क्या रोल था। फ्रेंच रेवोल्यूशन में क्या हुआ, जो फिलोसफर थे उनका आइडिया स्प्रेड हुआ बुक की मदद से, जिसकी वजह से फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ। सेकंड है कि बुक की मदद से एक डायलॉग और डिबेट का सेशन स्टार्ट हुआ, जिसकी वजह से पता चला कि राजा कितनी गलतियां करता है और क्या क्या गलत काम कर रहा है वो। तीसरा पॉइंट था लिटरेचर, यानी बुक की मदद से ही राजा को और रॉयल्टी को क्या किया जाता था, क्रिटिसाइज किया जा रहा था, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट या नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हमारा द 19th सेंचुरी। अब 19th सेंचुरी के अंदर क्या क्या हुआ वो हम देखने वाले हैं। तो अब ये टॉपिक देखोगे ना, तो टॉपिक का जो नाम है 19th सेंचुरी, उसमें लिखा होगा चिल्ड्रन वुमेन एंड वर्कर। जब आप बुक में देखोगे तो यही लिखा हुआ है बुक, मतलब इस टॉपिक के अंदर यही बता रखा है कि जो 19th सेंचुरी में ना बहुत ज़्यादा मास लिटरेसी बढ़ चुकी थी। अब जो बच्चे थे, वुमेन्स और वर्कर थे, वो बहुत ही पढ़े लिखे हो चुके थे, तो उनके लिए भी एक अलग से बहुत बुके छापी जाने लगी, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम चिल्ड्रन की बात करते हैं। तो यूरोप विटनेस द ग्रेट लीप इन द मास लिटरेसी। जो यूरोप के अंदर जो लिटरेसी थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। प्राइमरी स्कूल वर मेड कंपलसरी। प्राइमरी एजुकेशन, जो प्राइमरी एजुकेशन थी वो ना बच्चों के लिए कंपलसरी कर दी थी। और 1857 में तो फ्रांस में बहुत सारी प्रेस आने लगी जो डिवोट थी सिर्फ लिटरेचर फॉर द चिल्ड्रन अलोन वो सेटअप। मतलब बहुत सारे अब ऐसी क्या कहते हैं उसको, प्रिंटिंग प्रेस थी जो सिर्फ 1857 में सिर्फ जो बच्चों के लिए बुकें वगैरह छापती थी, ठीक है।
प्रोडक्शन ऑफ द टेक्स्ट बुक इंक्रीज। और ये ना बुकें छापने से पहले क्या करते थे, थोड़ी बहुत रिसर्च करते थे, क्योंकि उसमें फोक टेल्स वगैरह, कहानियाँ वगैरह होती थी, तो ये रिसर्च करते थे। और 1812 में उन्होंने रिसर्च करना स्टार्ट किया था और 1857 में उन्होंने छापना स्टार्ट किया था। और जो वल्गर मटेरियल होता था वो उनको नहीं छापते थे, जो बच्चों के लिए सूटेबल होता था, ठीक है, वही छापा जाता था, ठीक है। तो इसलिए प्रोडक्शन ऑफ द बुक, टेक्स्ट बुक भी इंक्रीज हुई। और एक फेमस पब्लिशर का नाम है जो बच्चों के लिए छापता था, वो था ग्रिम ब्रदर्स एंड द जेकोब्स, ठीक है। वर फेमस पब्लिशर ऑफ द फेरी टेल्स एंड द फोक टेल्स, ठीक है। लाइक चिल्ड्रन वुमेन वर इंपॉर्टेंट रीडर। अब बच्चों के बारे में समझ आ गया, अब थोड़ा वुमेन्स के बारे में भी देख लेते हैं। तो जो वुमेन थी वो इंपॉर्टेंट रीडर भी थी और साथ में वो एक राइटर भी थी, ठीक है। बहुत सारी बुकें लिखी जाती थी वुमेन्स से रिलेटेड, जैसे कि उनको कैसे बिहेव करना चाहिए, हाउस कीपिंग के बारे में, टीचिंग के बारे में, मैनुअल टीचिंग, ये सारी की सारी बुकें होती थी उनकी, ठीक है। पेनी मैगजीन वर स्पेशली मीन फॉर द वुमेन, मैनुअली टीचिंग, प्रॉपर बिहेवियर और हाउस कीपिंग, ये सारी की सारी चीज़ें सिखाई जाती थी। जो दो तीन इंपॉर्टेंट जो पब्लिशर है उनके, वो कौन थे, एक तो जॉन ऑस्टिन, ठीक है, ब्रॉन्टे सिस्टर, और एक तीसरा भी था जिसका नाम था जॉर्ज अलाइट, ठीक है। ये नाम याद रखना है आपको। तो ये तीनों थे, जॉन ऑस्टिन, ब्रॉन्टे सिस्टर और तीसरा जॉर्ज अलाइट, ठीक है, एलिट। तो ये तीन थे। और वुमेन के बारे में पता है ना क्या लिखा, क्या वुमेन के बारे में जो बुक, वुमेन के लिए जो बुक छापी जाती थी वो प्रॉपर बिहेवियर और हाउस कीपिंग के बारे में थी, ठीक है। अब हम देखेंगे वर्कर के बारे में। तो है ना, बहुत सारी लाइब्रेरी ऐसी सेटअप करी गई इंग्लैंड में जो सिर्फ और सिर्फ जो वाइट कॉलर वर्कर्स थे, जो वर्कर्स थे, आर्टिसन से और लो मिडिल क्लास लोग थे उनके लिए, ठीक है, जिससे वो पढ़ लिख सके और समझ सके। जो बहुत सारे जो ऐसे वर्कर थे जो सेल्फ एजुकेटेड होना चाहते थे, खुद को पढ़ाना चाहते थे, थोड़ी बहुत नॉलेज गेन करना चाहते थे, उनके लिए थी। और सेल्फ इम्प्रूवमेंट, ठीक है, और सेल्फ एक्सप्रेशन के लिए वो बुक वगैरह करते थे। और बहुत लार्ज नंबर पे उन्होंने बहुत सारी ऑटोबायोग्राफी भी लिखी, ये सारी की सारी चीज़ें करी उन्होंने, ठीक है। तो 19वीं सेंचुरी में आपको पता चल गया ना, जो बहुत सारी बुकें होती थी वो चिल्ड्रंस के लिए होती थी, मेनली वुमेन्स के लिए होती थी, और साथ ही में हमारे वर्कर्स के लिए भी होती थी। और कैसे कौन कौन से उनके मेन पब्लिशर थे उनके बारे में भी हम जान चुके हैं। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे लास्ट टॉपिक आज के लिए, फर्दर इनोवेशन। कुछ फर्दर इनोवेशन आई, जैसे 19वीं सेंचुरी के अंदर, मिड 19वीं सेंचुरी में यानी 1815 के टाइम में एक बंदा था जिसका नाम था रिचर्ड एम हो। पहले मैं आपको ये बता दूं कि पहले ना मैंने बताया था ना, जो जोहान गुटनबर्ग था, वो जो प्रिंटिंग प्रेस था वो लकड़ी के उसने वो बनाए थे, प्रिंटिंग प्रेस बनाई थी। तो अब क्या हुआ, जैसे जैसे लेट 18वीं सेंचुरी में क्या था, अब वो जो प्रिंटिंग प्रेस थी वो लकड़ी की जगह, वुड की जगह मेटल की होने लगी। और उसके साथ ही मिड 19वीं सेंचुरी में एक रिचर्ड हो था, ठीक है, न्यूयॉर्क के अंदर उसने परफेक्ट कर लिया पावर ड्रिवन सिलेंड्रिकल प्रेस, ठीक है। अब सिलेंड्रिकल प्रेस होती थी, ठीक है, आप जैसे मतलब जानने की ज़रूरत नहीं है, बस ये याद रखना कि पावर ड्रिवन सिलेंड्रिकल प्रेस का जो मेथड था उसने इजाद कर लिया था, इन्वेंट कर लिया था, जिसकी वजह से क्या होता था, 8000 शीट पर आवर छप सकती थी, जो कि बहुत ज़्यादा थी उस टाइम के लिए, ठीक है। एक घंटे में 8000 शीट। और 19वीं सेंचुरी में क्या हुआ, ऑफसेट प्रेस वर डेवलप दैट कैन प्रिंट, एक ऑफसेट जो प्रेस वो भी डेवलप हो गई। यानी पहले हैंड रिटन प्रिंटिंग होती थी, ठीक है, मतलब हैंड रिटन मैन्यूस्क्रिप्ट होती थी, फिर वुड ब्लॉक प्रिंटिंग आई, ठीक है, उसके बाद ये अपना मैकेनिकल प्रिंटिंग प्रेस आई, उसके बाद पावर ड्रिवन सिलेंड्रिकल प्रिंटिंग प्रेस आई, और फिर ऑफसेट में क्या था, 6 अलग अलग कलर छप सकते थे एक टाइम में। जैसे कि न्यूज़पेपर देखा होगा, तो न्यूज़पेपर पे कभी नोटिस करना, बिल्कुल कोने पे ना नीचे की साइड बहुत सारे कलर होंगे आपके न्यूज़पेपर में, देखना 6 कलर होंगे, तो वो ऑफसेट से ही छपती है, समझ गए, जो न्यूज़पेपर है आपके। अब 20वीं सेंचुरी में क्या हुआ, और थोड़ा डेवलपमेंट हुआ और थोड़ा इनोवेशन हुआ प्रिंटिंग प्रेस। क्या क्या डेवलपमेंट हुआ, पहले तो इलेक्ट्रिकल ऑपरेटेड प्रिंटिंग प्रेस वर इंट्रोड्यूस। अब क्या था, पहले हाथों से चलाई जाती थी, फिर इलेक्ट्रिकल प्रिंटिंग प्रेस आने लगी। फीडिंग पेपर, यानी जो पेपर डाले जाते थे, जो पेपर था उसमें भी थोड़ा इंप्रूवमेंट आने लगा। प्लेट्स जो थी, क्वालिटी ऑफ प्लेट्स बिकम बेटर, ये जो प्लेट्स थी जिस पे लिखा जाता था वो भी थोड़ी इंप्रूव हुई, थोड़ा अच्छे वर्ड और बहुत अच्छी तरीके से उसको तराशा जाता था, ठीक है। ऑटोमेटिक पेपर रील, यानी ऑटोमेटिक पेपर रील आ गई जो खुद ही घूमती थी, ठीक है। और फोटो इलेक्ट्रिकल कंट्रोल ऑफ कलर रजिस्टर, यानी कलर को भी देखा गया कि कलर को कैसे मेंटेन, ये वाला कलर इतना होना चाहिए, ये वाला कलर इतना होना चाहिए, तो ये सारी की सारी। तो फर्दर इनोवेशन में याद रखना है आपको कि सबसे पहले तो मेटल का बनने लगा, जो मोल्ड था वो मेटल का बनने लगा, पहले वुड का होता था। फिर जो रिचर्ड एम हो, उसने क्या किया, पावर ड्रिवन सिलेंड्रिकल प्रेस को इजाद किया, जिसकी वजह से 8000 शीट पर आवर छपती थी। उसके बाद ऑफसेट प्रिंटिंग प्रेस आई, जिसमें 6 कलर
एक टाइम में छप सकते थे। और 20वीं सेंचुरी में भी कुछ फर्दर इनोवेशन हुई, जैसे इलेक्ट्रिकल प्रेस आ गई, फीडिंग पेपर को इम्प्रूवमेंट हुई, उसमें जो प्लेट्स थी उसमें इम्प्रूवमेंट हुई, पेपर रील, ऑटोमेटिक पेपर रील आ गई, और फोटो इलेक्ट्रिकल कंट्रोल ऑफ कलर रजिस्टर, यानी कलर में भी इम्प्रूवमेंट आई। ठीक है यार, नेक्स्ट पार्ट के लिए स्टे ट्यून। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना, चैनल को जितना हो सके वीडियो को शेयर करो। एंड मेरे इंस्टाग्राम फेसबुक का लिंक नीचे दे रखा है, न्यू चैनल का लिंक दे रखा है। अभी तक उस पर कुछ अपलोड नहीं किया है, बट मैं जल्दी कर दूंगा। अभी थोड़ा आपकी 10th को थोड़ा अच्छा करने में लगा हूँ मैं। एंड जो नोट्स हैं, नोट्स के लिए आप टेलीग्राम जो ग्रुप है वो ज्वाइन कर सकते हो। मैंने नहीं बनाया, पहले बता दूँ, टेलीग्राम मेरी ऐप नहीं है। ठीक है, व्हाट्सएप से बहुत अच्छी है, आप ज्वाइन करोगे तो आपको खुद पता चल जाएगा। ओके, तो आप वहाँ पर जाके ज्वाइन कर सकते हो, नोट्स आपको वहीं पर जीपी लिंक में मिल जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टे ट्यून। तब तक के लिए थैंक यू so much।